जीएस हिंदी में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में भी फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कई सालों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम की इकाई क्या है? अगर हम एंगस्ट्रॉम की बात करते हैं तो ये एंगस्ट्रॉम जो है ये भी बहुत छोटे छोटे कणों को मापा जाता है एंगस्ट्रॉम से। तो एंगस्ट्रॉम किसकी है? तरंग दैर्घ्य की इकाई है। तरंग दैर्घ्य की इकाई है और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये याद रखेंगे। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होती है। तो ठीक है, ये भी याद रखेंगे इसको। आवृत्ति किसकी इकाई है? तो आवृत्ति हर्ट्ज की इकाई है। और जो मनुष्य सामान्य मनुष्य है वो कितने में सुन सकता है, कितने हर्ट्ज पर? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में सामान्य मनुष्य को सुनाई देता है। घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल किसका बना होता है? ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है, SI2 का। ठीक है, इससे बना होता है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई तो ये वाट है। तो P इक्वल टू क्या होता है? W/T। तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड को क्या कहा जाता है? वाट कहा जाता है। दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य क्या है? तो दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य क्या है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 के बीच में होता है और 4000 नैनोमीटर से 7000 नैनोमीटर होता है। तो देखिए 10⁻⁻10 ये मीटर एंगस्ट्रॉम होता है और 10⁻⁹ क्या होता है? ये नैनोमीटर होता है। ठीक है। वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता, ये दो चीजों में बहुत कंफ्यूजन होता है। सापेक्षिक आर्द्रता की जब बात की जाती है ह्यूमिडिटी की तो ये हाइग्रोमीटर होता है। याद रखेंगे ये हाइग्रोमीटर है। लेकिन जैसे ही द्रव के तुलनात्मक घनत्व की बात रखेंगे ये हाइड्रोमीटर होता है। तो इससे ये एक चीज का है, जैसे घनत्व है तो घनत्व की इंग्लिश क्या होती है? डेंसिटी होती है। तो यहाँ पर डी आ जाता है, हाइड्रो आ जाता है। तो इससे एक कंफ्यूज इसको ये याद रख लेंगे, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा इससे। तो डेंसिटी जिसमें आती है, घनत्व होता है वो हाइड्रो होता है और जो आर्द्रता होती है हाइग्रो। ठीक है। दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। मतलब दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल होता है, एरिया होती है। ठीक है, तो इसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तरंग दैर्घ्य का क्रम, अब देखिए प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य का क्रम है, जैसे ये प्रिज्म है। ठीक है, और प्रकाश किससे पता चलता है कि उसमें 7 रंग पाए जाते हैं? प्रिज्म से। तो जब इससे प्रकाश आता है तो ये प्रकाश को ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये कई भागों में डिवाइड हो जाता है, ये 7 में बन जाता है। कैसे बनता है? विब ग्योर बन जाता है। ठीक है, तो सबसे ऊपर जो है कौन है? रेड है। तो रेड की जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे हाईएस्ट है। तो याद रखेंगे इसे विबग्योर। ये 7 तरह का रंग है और इसमें जो आर है मतलब रेड वाला है उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है और जो ये बैगनी है वो सबसे है। तो अगर तरंगदैर्घ्य ज्यादा है तो उसकी जो आवृत्ति होगी वो सबसे कम होगी। तो मतलब लाल रंग की जो आवृत्ति तरंगदैर्घ्य है वो सबसे ज्यादा है और उसकी आवृत्ति क्या है? सबसे कम है। पानी पर साबुन की फिल्म रंगीन क्यों दिखाई पड़ती है? तो ये प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। व्यतिकरण का मतलब क्या होता है कि जैसे ही अगर I1 स्टेज से डेंसिटी से आ रहा है, ये I2 से आ रहा है कोई भी प्रकाश, तो ये दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे को मिल करके ये 2I डेंसिटी बना लेते हैं। तो ठीक है, ये फिजिक्स की बात है। तो साबुन, सिर्फ इतना याद रखना है इसमें कि साबुन जो होता है वो रंगीन क्यों दिखाई देता है। आप साबुन का झाग देखिए तो वो रंगीन दिखाई देता है, वो सिर्फ प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है। ठोस को सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? अगर कोई ठोस है उसको, ठोस को जैसे मान लीजिए बर्फ है, तो बर्फ को पहले पिघलाएंगे तो क्या बनेगा? वाटर। वाटर से फिर क्या बनेगा? वेपर बनेगा, मतलब वाष्प बनेगा। लेकिन कह रहा है कि डायरेक्ट ये वाष्प बन जाए, मतलब ठोस से डायरेक्ट वो किस फॉर्म में आ जाए? गैस में। बीच का जो द्रव वाला पार्ट है वो गायब हो जाए। तो इसके लिए इस क्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं। और ऊर्ध्वपातन क्रिया कुछ कुछ ही पदार्थ में होता है, कोई स्पेसिफिक वो मैटर होते हैं। जैसे कपूर होता है, तो कर्पूर के लिए भी ऊर्ध्वपातन क्रिया होती है। कर्पूर कभी लिक्विड फॉर्म में नहीं मिलेगा, वो या तो ठोस होगा और जलाएंगे तो सीधे किस में परिवर्तित हो जाएगा? गैस में। ऐसे ही नेफ्थलीन होता है। ये दो चीजें याद रखेंगे। अब त्रिक बिंदु क्या है? त्रिक बिंदु है जिस पर ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाएं एक साथ होती हैं। तो जैसे ये है, यहाँ से कोई मैटर चला
तो ऐसा एक पॉइंट आएगा, ऐसा एक टेम्परेचर आएगा जिस पे वो पदार्थ क्या होगा, ठोस में भी होगा, लिक्विड में भी होगा और गैस फॉर्म में भी होगा। तो ठीक है, एक ऐसा ये त्रिक बिंदु है। तो ये ठीक है, ये तीन फॉर्म में होंगे, ये सॉलिड हो गया, ये लिक्विड हो गया, ये गैस हो गया। तो ऐसा ही एक बिंदु हो गया। वो बिंदु कौन सा है, जिस पर प्रेशर 611.675 हो, ठीक है, पास्कल, और जिसका टेम्परेचर 273.16 केल्विन होता है और 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये सेंटीग्रेड में है, ये केल्विन में है। तो टेम्परेचर 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, त्रिक बिंदु होगा। त्रिक बिंदु मतलब वो जो मैटर है, जो पदार्थ है, वो तीनों फॉर्म में होंगे, ठोस में भी, गैस में भी, लिक्विड में भी। ठीक है। 2G स्पेक्ट्रम में जी का अर्थ क्या है, जी मतलब होता है 2G, 3G, 4G, 5G। जी का मतलब होता है सिर्फ जनरेशन। गार्ड पार्टिकल, ये इम्पोर्टेंट है। गार्ड पार्टिकल, इसको देखिए, एक हिंग्स नाम के वैज्ञानिक थे, एक बोसान। बोसान कौन थे, इंडियन वैज्ञानिक थे, सत्येंद्रनाथ बोस। इन दोनों के नाम पर हिंग्स बोसान है। तो जब भी गार्ड पार्टिकल आएगा तो इसका एक और नाम क्या रखेंगे, क्या रखा है, हिंग्स बोसान। और गार्ड पार्टिकल है क्या, ये किसी भी मैटर का मूल कण है। मूल कण में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। लेकिन एक नया भी है, ये इसका जो पहली परिकल्पना चली थी 1964 में चली थी। तो इसमें बताया गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो द्रव्यमानों में अंतर है, किसी को कुछ पता था नहीं। तो उसमें बताया गया कि इनका जो द्रव्यमानों में अंतर है, वो क्या है, गॉड पार्टिकल की वजह से है। तो अभी हम सिर्फ इसके बारे में इतना ही जानेंगे। ठीक है, तो गॉड पार्टिकल जैसे आएगा तो ये क्या है, हिग्स बोसान है। और गॉड पार्टिकल में आएगा तो ये क्या है, तत्व का मूल कण है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ऐसे ही एक है गॉड पार्टिकल। टेलीस्कोप की खोज किसने किया था, टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने किया था। हवाई जहाज का आविष्कारक कौन है, राइट ब्रदर्स हैं। 400 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, अब देखिए 400 डिग्री सेंटीग्रेड को इसको फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो इसका एक फार्मूला होता है C/100 इक्वल टू F-32/180। तो ठीक है, C की जगह 40 रख देंगे। 40/100 इक्वल टू F-32/180। तो इसको क्या करेंगे, F की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। F इक्वल टू 104 आ जाएगा फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेंगे। मेन है ये फॉर्मूला याद रखना, जिससे कोई भी यहाँ डिग्री 40 की जगह क्या है, कभी 20 दे दिया, कभी 10 दे दिया, तो आप यहाँ पर C की जगह रख करके या कोई फ़ारेनहाइट की वैल्यू है उसको भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक किसके लिए प्रयोग किया जाता है, कोई भी मिश्रण है उसमें विभिन्न पदार्थ है तो उसको अलग करने के लिए। तो जब मिश्रण में विभिन्न पदार्थों को अलग करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग करते हैं। लोलक की कालावधि, तो लोलक की कालावधि किस पे निर्भर करती है, लोलक मतलब कौन होता है, जो घड़ी का लोलक होता है, ये ऐसे ऐसे इस पे चलता है, ये ऐसा चमकता है, मूव करता रहता है। इसकी कालावधि क्या है, कालावधि ज्ञात करेंगे 2πL/g, मतलब एल मतलब जो ये लंबाई है इसकी। तो ठीक है, लंबाई पर निर्भर करती है। जी तो क्या है, जी तो कांस्टेंट होगा, लेकिन यह लंबाई है। तो टी डायरेक्ट मतलब क्या है, टी अनुक्रमणपाती क्या है, अंडर रूट यल के। तो लंबाई को अगर बढ़ाएंगे तो ये इसका आवर्तकाल भी बढ़ेगा। ठीक है। वायु में ध्वनि कैसी होती है, अगर हम, अच्छा, वायु की ध्वनि किस प्रकार की होती है, तो वायु में ध्वनि अनुदैर्घ्य होती है। अनुदैर्घ्य मतलब जो होता है, अब देखिए, जो तरंगे होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक अनुप्रस्थ तरंग होती है, एक अनुदैर्घ्य तरंग होती है। तो अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल है प्रकाश, और ध्वनि तरंग कैसी है, अनुदैर्घ्य। तो अनुदैर्घ्य का एग्जाम्पल ध्वनि है, ये याद रखेंगे। और अनुप्रस्थ का क्या है, प्रकाश। तो अनुप्रस्थ तरंगे किस में चलती हैं, ठोस और द्रव की सतह पर। इन्हीं दो चीजों पर केवल अनुप्रस्थ तरंगे चलती हैं। और अनुप्रस्थ तरंगे क्या है, कि जो कण का मोशन है उसके लंबवत चलती हैं। मतलब अगर कण आपका ऐसे मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जो ध्वनि होगी ये ऐसे चलेगी, साइन ज्या में। ठीक है, ये चलेंगी अनुप्रस्थ। लेकिन जो अनुदैर्घ्य होती है, अनुदैर्घ्य क्या है, कण की गति के समांतर चलेंगी। समांतर मतलब जैसे स्प्रिंग की गति होती है, इस तरीके की गति, या रस्सी की गति होती है, इस तरीके की गति जो अनुदैर्घ्य तरंग होती है। तो जब भी ध्वनि तरंग की बात आएगी तो ध्वनि तरंग कैसी होगी, अनुदैर्घ्य होगी। और अनुप्रस्थ की बात आएगी तो प्रकाश, उसका एग्जाम्पल देंगे। ठीक है।
अब ये देखते हैं, वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है। एमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा मापी जाती है। पोटेंशियोमीटर से क्या नापा जाता है? विद्युत वाहक बल नापा जाता है, EMG। डायनेमो, डायनेमो किस ऊर्जा को किस में बदलती है? डायनेमो मतलब जिससे विद्युत पैदा होती है। तो आप देखते हैं एक जनरेटर लगा होता है, फिर उसमें एक डायनेमो लगा होता है। तो जनरेटर क्या उत्पन्न करता है? जनरेटर जो है वो यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, लेकिन जो डायनेमो होती है उसी यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में। तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा जो मैकेनिकल पावर एनर्जी होती है उसी को ये क्या कर देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित कर देता है, विद्युत ऊर्जा में। और विद्युत मोटर, मोटर का भी आप देख लीजिए, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को ये किस में बदलती है? यांत्रिक ऊर्जा में। इसी का जस्ट उल्टा। तो डायनमो जिस प्रोसेस में काम करता है उसी के जस्ट उल्टा है विद्युत मोटर। ठीक है। चुंबकीय सुई किस मतलब चुंबकीय सुई की जब हम बात करते हैं तो ये किस दिशा में संकेत देती है? ये उत्तर दिशा में, हमेशा याद रखेंगे, उत्तर दिशा में। आइंस्टीन को नोबेल किस कार्य के लिए दिया गया था? आइंस्टीन को नोबेल दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। ओके, थैंक यू।